गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का नित्य क्लासेस में। मैं कामनी गौतम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं सभी, और कैसी पड़ रही है ठंड। देखिए, आप सभी जानते हैं कि अब यहाँ पर सुपर टेट की क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। तो यहाँ पर अभी मैं आपको एमसीक्यूज ही करा रही हूँ और 1 फरवरी से आपका क्या है, कंटेंट मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, तो आप बस अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। तो स्टार्टिंग मैंने जैसे कि आपको बताया, एमसीक्यूज लेकर मैंने स्टार्ट किया है। और 1 फरवरी से आपको क्या है भाई, जो भी आपको कंटेंट है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में मैंने आज 30 क्वेश्चन लिए हैं। तो उन 30 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने आता हुआ, और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। और जो भी क्लास में आ गए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत। गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए, पहला प्रश्न क्या है देखिएगा और बताइएगा। पहला प्रश्न है कि अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है। तो देखिए, आप बताइए 4 ऑप्शन। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, या फिर विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो जल्दी से बस कमेंट कर दीजिएगा। सभी को इसके बारे में पता है, सभी ने अभी पेपर दिए हैं यूपी टेट और सी टेट के। तो यहाँ पर गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, इस प्रश्न का जवाब आंसर दीजिएगा। पहला प्रश्न आप सभी के सामने, आंसर प्लीज। चलिए देखिए क्या आंसर आप सभी का मिलता है। आंसर तो यहाँ पर सी ऑप्शन मुझे मिला है। भाई, अल्बर्ट बंडूरा ने निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है। अल्बर्ट बंडूरा की बात की गई है। प्रतीक्षा, प्रणाम। तो देखिए, यहाँ पर आप सभी जानते हैं, गुड मॉर्निंग मोहिनी, मैं अच्छी हूँ। तो अल्बर्ट बंडूरा ने एक सिद्धांत दिया था, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जिसने बच्चा मॉडल के द्वारा अपने मतलब कार्य करना और स्वयं में बदलाव लाना सीखता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है वो अल्बर्ट बंडूरा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यह सिद्धांत जो है अक्सर व्यवहारवादी और संज्ञानात्मक सिद्धांत के बीच की कड़ी को माना गया है। तो यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत नहीं आएगा। पूछा है कि अल्बर्ट बंडूरा किस सिद्धांत से संबंधित है, तो आपका पहला ऑप्शन सही जवाब होगा। समझ में आया। नेहा जी, सी नहीं होगा। ओके, इसका सही जवाब है आपका फर्स्ट ऑप्शन। ओके, अब देखिए, आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि इस सिद्धांत ने बच्चा स्मृति, ध्यान और अनुकरण के माध्यम से सीखने की कोशिश करता है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, आगे चलें नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो देखिए और बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब फर्स्ट ऑप्शन। चलिए आगे देखिएगा। एक सेकेंड। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, तनाव का नियम, या अभ्यास का नियम। तो जल्दी से बस कमेंट कर दीजिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का क्या होगा सही जवाब। आंसर दीजिएगा सभी। पूछा है कि सीखने का नियम नहीं है। अब कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। सभी को इसके बारे में पता है, तो क्या होगा आंसर, बस जल्दी से कमेंट के जरिए बता दीजिएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन मुझे मिला है। बहुत बढ़िया। देखिए, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास के नियम की बात करें तो ये मुख्य नियम में आते हैं, थॉर्नडाइक के मुख्य नियम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तनाव का नियम इसमें शामिल नहीं है। तो आपका सी आंसर बिल्कुल सही है और बहुत अच्छे से आप सभी ने बताया भी है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। कार्य को आरंभ करने, क्या होता है इसमें पता नहीं, क्वेश्चन आगे पीछे। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने को क्या कहते हैं। प्रेरणा, संवेदना, सीखना या प्रत्यक्षीकरण। तो जल्दी जल्दी से आंसर मिलना चाहिए। क्या होगा इस प्रश्न का जवाब। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने को क्या कहा जाता है। तो आंसर दीजिएगा सभी। राइट आंसर जल्दी जल्दी से मिलना चाहिए। हेलो राहुल, राज, नेहा, आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का, जल्दी जल्दी से कमेंट में दीजिएगा आंसर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने, प्रेरणा, संवेदना, सीखना, प्रत्यक्षीकरण। चलिए देखिए क्या आंसर आप सभी का मिलता है यहाँ पर। तो यहाँ पे राइट आंसर जिन्होंने भी मुझे दिया है क्या है भाई,
ए ऑप्शन मुझे मिला है, जिसके लिए मैं कहूंगी शाबाश। भाई जब भी हम कोई कार्य को आरंभ करते हैं, उसे जारी रखते हैं और नियमित उस कार्य को करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हम प्रेरित होते हैं, यानी कि उससे प्रेरणा मिलती है। तो आपका सही जवाब बिल्कुल क्या है, नियमित कार्य करने की प्रक्रिया जो होती है वो प्रेरणा कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन क्या होता है सही जवाब, और बहुत अच्छे से दिया है आप सभी ने इसका आंसर। वेरी गुड, शाबाश। चलिए आगे देखें नेक्स्ट। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास या सामाजिक विकास? तो गाइस जल्दी से कीजिएगा आंसर, क्या होगा इसका सही जवाब? पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है, तो बस जल्दी से बताइएगा। तो आप सभी जानते हैं जीन पियाजे की हम बात करें तो जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो कौन सा है, बस यही आपको बताना है। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, कैसी भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबने कहा है सी ऑप्शन, जिसके लिए मैं कहूंगी शाबाश, क्योंकि आप सभी जानते हैं जीन पियाजे ने जिस पे अध्ययन किया है उसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। और इसकी कितनी अवस्थाएं बताई हैं इन्होंने, देखिए संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, अमूर्त क्रियात्मक अवस्था और अमूर्त क्रियात्मक अवस्था, 4 अवस्थाओं का वर्णन इसमें किया है। तो सही जवाब क्या है आपका, संज्ञानात्मक सिद्धांत। चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट। विस्मृति कम करने का उपाय है क्या? सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति या फिर स्मरण करने में कम ध्यान देना? तो जल्दी से दीजिएगा, विस्मृति कम करने का उपाय क्या होगा? 4 ऑप्शन, सही आंसर आपको चुनना है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए इस प्रश्न का जवाब। विस्मृति आप सभी को पता होगा ना, विस्मृति क्या है भाई, एक मानसिक प्रक्रिया जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी कुछ याद रखते हैं, जो भी कुछ याद करते हैं, कोई कार्य करते हैं, वो हमें सही तरीके से ना याद रह पाता है, ना हम उसके बारे में अधिक चिंतन कर पाते हैं। तो जल्दी से बस आंसर मिलना चाहिए, क्या है इसका सही जवाब? कम करने की पुनरावृत्ति की बात की जा रही है यहाँ पर। तो देखें क्या क्या आंसर आप सभी के मिले हैं, सी ऑप्शन, पाठ की पुनरावृत्ति, है ना, बहुत बढ़िया। भाई विस्मृति कम करने का उपाय क्या है कि आप किसी भी पाठ को बार बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं, आप उस पाठ को पढ़ रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, जब कोई पाठ बार बार दोहराया जाता है तो वो क्या है, हमारी स्मृति में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी आंसर बहुत अच्छे से सभी ने दिया है, शाबाश। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्रोध व भय प्रकार हैं किसके? अभिप्रेरणा के, संवेग, परिकल्पना या मूल प्रवृत्ति? तो जल्दी से दीजिएगा जवाब, क्या होना चाहिए इस प्रश्न का आंसर? क्रोध व भय प्रकार हैं किसके? जल्दी से दीजिएगा आंसर, आंसर प्लीज। तो देखें यहाँ पर क्या आंसर आप सभी के मिलते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन मुझे मिला है। भाई देखिए बी आंसर, जिसे मैं कहूंगी एकदम सही आंसर है। देखिए मूल प्रवृत्ति और उसके अपने अपने संवेग होते हैं। यहाँ पर बात किसकी की जा रही, क्रोध की और भय की, तो ये आपके संवेग के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल सही आंसर आपका बी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। डी नहीं होगा, मूल प्रवृत्ति नहीं आएगा संजय जी इसमें। ठीक है, मूल प्रवृत्ति नहीं होगा, इसका सही जवाब है आपका बी ऑप्शन संवेग। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, तो बता दीजिएगा मुझे। संवेग कई प्रकार के होते हैं ना, ये संवेगात्मक विकास के आधार पर विकसित होते हैं, जैसे कि भय, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, है ना, स्वाभिमान। तो आपका सही जवाब बी ऑप्शन होगा। चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ना समझ में आए तो पूछ लेना दोबारा। नेक्स्ट है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की जो नकल है वो क्या कहलाती है? सीखना, अनुकरण, कल्पना या चिंतन? तो क्या है आप सभी का जवाब, जल्दी से कमेंट करके दीजिएगा आंसर। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की जो नकल है उसे क्या नाम दिया गया है? सीखना, अनुकरण करना, कल्पना करना या फिर चिंतन करना? तो आंसर क्या होना चाहिए, प्लीज जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर 7th का बी आंसर मुझे मिला है प्रतीक्षा मिश्रा जी की तरफ से सबसे पहले, और बाकी सभी आंसर दीजिएगा।
चलिए, तो यहाँ पर मुझे बी आंसर मिला है, यानी कि हम किसी को देखकर सीखते हैं या कोई कार्य करने की कोशिश करते हैं तो उसे अनुकरण कहा जाता है ना, नकल के माध्यम से सीखना। तो बी आंसर एकदम करेक्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से सभी का आंसर मुझे मिला है। चलिए आगे देखिएगा, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, प्रशिक्षण स्थानांतरण या फिर सीखना। तो आप सभी जानते हैं अधिगम स्थानांतरण से है यह प्रश्न, और आपको बताना है कि यदि आपने कोई ज्ञान पूर्व में सीखा है और उसे नए ज्ञान में, उसमें क्या है, आपको नए प्रकार, जब आप कुछ कर रहे हैं कोई कार्य तो उसमें सहायता मिलती है, तो उसे क्या नाम दिया गया है? बस जल्दी से दीजिएगा आंसर। तो 8 का बी ऑप्शन मुझे मिला है। प्रतीक्षा बहुत जल्दी से आंसर देती हैं और सभी के आंसर बहुत अच्छे से मुझे मिल रहे हैं। बी ऑप्शन यानी कि सकारात्मक स्थानांतरण। बहुत बढ़िया। ये कितने प्रकार के होते हैं स्थानांतरण? 3 प्रकार के होते हैं। यदि हमें पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान नए ज्ञान में क्या करता है, हमारी मदद करता है तो सकारात्मक, बाधा उत्पन्न करता है तो नकारात्मक, और ना हमें उससे क्या है कोई लाभ मिले ना हानि तो शून्य में चेंज हो जाता है, इसीलिए आपका शून्य अधिगम स्थानांतरण भी कहलाता है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन। ओके, आगे देखिए गाइस, एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है? तो देखिए, छात्रों की बुद्धि में अंतर, छात्रों की अभिप्रेरणा में अंतर, छात्रों की रुचि में अंतर, या फिर छात्रों की शारीरिक शक्ति में अंतर। तो जल्दी जल्दी से दीजिएगा जवाब, क्या होना चाहिए इस प्रश्न का सही आंसर? तो देखिए कितनों के आंसर मुझे मिलते हैं। सभी कोशिश करें, जो भी क्लास में है, क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने है, जल्दी से जवाब दीजिएगा कि एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है? तो यहाँ पर 9 का मुझे मिला है क्या? 9 का मुझे मिला है सी ऑप्शन। बाकी और सभी आंसर दीजिएगा। चलिए तो देखें यहाँ पर आंसर प्लीज। तो देखिए यहाँ पर सी आंसर मुझे मिले हैं, और बाकी चलिए तो यहाँ पर सभी ने दिया है 9 का ए आंसर भी मिला है प्रतीक्षा जी की तरफ से, और बाकी सभी ने दिया है क्या? देखिए सी आंसर, रुचि में अंतर। आप सभी जानते हैं क्या, आप सभी को पता है कि हर जो बच्चा होता है वो व्यक्तित्व विभिन्नता के आधार पर अलग अलग होते हैं, है ना। कोई बच्चा देर से सीखते हैं, कोई बच्चा जल्दी सीखते हैं। तो इसी के आधार पे हमें जो हमारी कक्षा होती है उसमें हर तरीके का बच्चा मिलता है। ठीक है, और बात की जा रही है क्या कि एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है। आपने देखा होगा क्लास में कि कुछ बच्चे फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं, कुछ सेकंड पर, कुछ थर्ड पर, कुछ फेल भी होते हैं, कुछ ओनली पास होते हैं। तो किसके आधार पे? क्या बच्चों की रुचि भिन्न भिन्न थी, या बच्चों की अभिप्रेरणा में अंतर था, या उनकी शारीरिक शक्ति में अंतर था, या उनकी बुद्धि में अंतर था? तो आप जब कक्षा का निष्पादन करते हैं तो बुद्धि के आधार पर करते हैं या रुचि के आधार पर करते हैं? एक बार बताइएगा, मुझे आंसर दीजिएगा भाई। यदि आप क्या है कक्षा का निष्पादन करते हैं, आप कक्षा के रिजल्ट के बारे में बताते हैं बच्चों को, तो किसके आधार पे होगा? रुचि या बुद्धि के आधार पर? मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ। तो जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करके मुझे आंसर दीजिएगा, क्योंकि सी आंसर मुझे सबसे अधिक मिला है। आप ये मत बोलिएगा कि मैडम बस क्वेश्चन बताओ और आगे जल्दी से दूसरा क्वेश्चन कराओ, क्योंकि आप सभी समझदार हैं, सभी ने यूपी टेट का एग्जाम दिया है, सभी ने सी टेट का एग्जाम दिया है। तो सिर्फ यहाँ पे चर्चा हमें करनी है कि क्या सही है क्या गलत है। आप किसी भी कक्षा शिक्षण का निष्पादन करते हैं यदि, तो किसके आधार पर होना चाहिए? तो नमित जी कह रहे हैं रुचि के आधार पे, नेहा ने कहा है बुद्धि के आधार पे। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो रुचि के आधार पे नहीं। अब आप सभी मेरे पास पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं किसी के लिए मनोरंजन करूं, किसी को अलग अलग तरीके से, या किसी को गाने के माध्यम से सिखाऊं। भाई ये सब बुद्धि के आधार पर होता है। ठीक है,
किसी की आईक्यू लेवल अच्छा है तो वो अच्छे से जल्दी जवाब देगा, किसी का कम है तो वो धीरे धीरे देगा। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही जवाब है। तो जिन्होंने भी बताया है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आपको फिर भी डाउट लगे तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पूछना आपका फर्ज है, आपका अधिकार है। आगे देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं वृद्धि निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है? तो देखिए, व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। बी, बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। थर्ड, अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है, तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। या डी, उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। तो आंसर दीजिएगा, क्या होना चाहिए इस प्रश्न का जवाब? देखिए क्या आंसर आप सभी के मिलते हैं, आंसर प्लीज देखिए आंसर क्या क्या आप सभी का आता है। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने, तो 10 का सी आंसर भी मुझे मिला है और डी आंसर भी मुझे मिले हैं। देखिए क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लीजिएगा, जिन्होंने मुझे कहा है सी आंसर, संजय जी भी कहते हैं सी आंसर। देखिए, निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है? ठीक है, व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। जब आप कोई भी व्यावसायिक कार्य कर रहे हैं तो उसके मार्गदर्शन के लिए बुद्धि परीक्षण का प्रयोग अहम भूमिका निभाता है, ये कहा गया है। ठीक है, बी ऑप्शन कहता है कि बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति को, मतलब एक सही उन्नति के आधार पर उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। चलिए, अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है, तो बुद्धि भी एक आधार होती है ताकि बच्चे की जो त्रुटियां हैं उनको कम किया जा सके। सी ऑप्शन, तो यहाँ पर देखिए कोई सा भी ऑप्शन गलत नहीं है। इसके अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन की उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है, एकदम सही जवाब है। ठीक है, संजय जी, नमित जी बताइएगा, गलत तो नहीं है, बाकी ऑप्शन में बिल्कुल सही दिया गया है, सी भी एकदम सही है। तो यहाँ डी आंसर क्या होता है, एकदम करेक्ट जवाब होता है। ठीक है, चलिए आगे देखें, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? थॉर्नडाइक, कॉलर, पॉवलव या वुडवर्थ? तो बस आंसर दीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो जल्दी से आंसर में बताइए क्या होना चाहिए इस प्रश्न का जवाब, आंसर बताइएगा। तो आप सभी जानते हैं कि सूझ द्वारा जो सीखने का प्रतिपादन किया था वो गस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक ने किया था, गस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, और देखिए इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि व्यक्ति जो है अपनी संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति से अच्छी तरह क्या करता है, सीख लेता है। और जो बच्चा जो सीखता है ना, जो उसके अंदर समझ विकसित होती है, जो सूझ होती है वो अचानक से होती है ना। तो यहाँ पर किसने कहा है, बस यही पूछा गया है। तो कॉलर 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 सभी ने दिया है जवाब, बहुत बढ़िया आंसर, यानी कि बी आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलिए शाबाश, एकदम सही जवाब सभी का, किसी को कोई डाउट नहीं। आगे देखिएगा क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 12, सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया किस पर? पावलोव ने प्रयोग किया है किस पर? बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर या चूहे पर? तो बस बताइएगा आंसर क्या है इस प्रश्न का जवाब। सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत ने पावलोव ने किस पर प्रयोग किया है? तो कितना सरल प्रश्न है ये, गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने, जल्दी से कमेंट में दीजिएगा आंसर। और आप सभी जानते हैं कि पावलोव ने जो प्रयोग किया था उसमें क्या है भाई, कुत्ते की लार ग्रंथियों को एकत्रित किया था, और इस सिद्धांत का नाम था अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। कब किया था? सन 1904 में किया था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो सभी ने बहुत अच्छे से दिया है, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, एकदम बढ़िया आंसर सभी का। चलिए आगे देखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है आप सभी के सामने देखिए और बताइए, बच्चों में सीखने के लिए आवश्यक नियम है बहु प्रतिक्रिया नियम, रटने का नियम, तत्परता का नियम या फिर व्यवस्थित अधिगम प्रक्रिया का नियम? तो जल्दी से बताइएगा कौन
बच्चों के सीखने के लिए आवश्यक नियम हैं। तो क्या होना चाहिए इस प्रश्न का जवाब? 4 ऑप्शन। जल्दी से करें कमेंट और बताएं सही आंसर। तो देखिए क्या आंसर आप सभी का मिलता है। बहुत बढ़िया, शाबाश। सी आंसर मुझे दिया है नेहा जी ने। और सभी दीजिएगा जवाब। देखिए क्या आंसर आप सभी के मिलते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन मिल गया है। बाकी और सभी प्लीज सभी की सभी कोशिश करें। तो देखिए आप सभी जानते हैं हम बच्चों की बात कर रहे हैं ना सीखने की। तो बच्चों के सीखने के लिए सबसे आवश्यक नियम क्या है कि बच्चा जब कुछ सीख रहा है तो उसके लिए उसमें क्या, उसके लिए तत्पर होना चाहिए, उसमें एक उमंग होनी चाहिए, चाह होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये कार्य करना है। जब तक उसमें लगन नहीं होगी, जब तक उसमें तत्परता नहीं होगी, तब तक वो नहीं सीख पाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका सी आंसर क्या होता है? बिल्कुल सही जवाब। और सभी ने अच्छे से आंसर दिया है, यहाँ किसी को कोई डाउट नहीं। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के नियम से संबंधित नहीं रखता है? तो प्रभाव का नियम, आत्मसात का नियम, अभ्यास का नियम या फिर तत्परता का नियम। तो जल्दी से दीजिएगा जवाब। क्या होना चाहिए इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा सभी। तो आपसे पूछा गया है यहाँ पर क्या कि निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के नियम से संबंधित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सभी ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है। प्रतीक्षा, नमित, संजय, नेहा, राज सभी कहते हैं कि आत्मसात का नियम थॉर्नडाइक के नियम से संबंध नहीं रखता है, परंतु प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम ये थॉर्नडाइक के मुख्य नियम में आते हैं। तो यहाँ पर आपका बी आंसर सही जवाब होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों में सीखने की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में आवश्यक है क्या? तो दंड, पुरस्कार, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बस कमेंट कर दीजिए और बताइए कि क्या होना चाहिए इस प्रश्न का जवाब। बच्चों में सीखने की प्रक्रिया को प्रभावशाली, उन्नत बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो 4 ऑप्शन। तो जल्दी से आंसर दें। तो देखिए यहाँ पर मुझे आंसर मिलने लगे हैं सी ऑप्शन की ए और बी दोनों। बच्चे को दंड के माध्यम से भी सिखाया जा सकता है, बच्चे को पुरस्कार के माध्यम से भी सिखाया जा सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर सी ऑप्शन है, कोई भी डाउट नहीं। सभी बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं और ये आपकी तैयारी ही है। तो देखिए बहुत बढ़िया आंसर सभी का। आगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। यदि आप अपनी कक्षा के बच्चों में यह भावना जागृत करना चाहते हैं कि उन्हें विद्यालय उपलब्धियों में सफल होना चाहिए, तो इसके लिए आप निम्नलिखित में से क्या उपाय अपनाएंगे? तो देखिए बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास करेंगे, बी बच्चों के मार्गदर्शन उचित दिशा में करेंगे, सी अपने शिक्षण में उचित विधियों का प्रयोग करेंगे या डी उपरोक्त सभी। तो आंसर दीजिएगा क्या होना चाहिए इस प्रश्न का जवाब। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से आंसर मिला है मुझे। 16 का डी आंसर सत्यम जी ने दिया है और नमित जी भी कहते हैं डी। तो देखिए सफल उपलब्धि, विद्यालय उपलब्धि के लिए क्या आवश्यक है ये आपसे पूछा गया है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट हैं, कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पर डी आंसर उपरोक्त सभी एकदम सही आंसर है और बहुत अच्छे से आप सभी का आंसर मुझे मिला है। चलिए तो देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेहा कि टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है कैसी बुद्धि वाला? तो देखिए मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि या क्षीण बुद्धि। तो आंसर दीजिएगा 90 से 100 के बीच का बच्चा कैसी बुद्धि में आता है? तो क्या होना चाहिए आपका जवाब? जल्दी से कमेंट के जरिए बताइए। तो 17 का भी आंसर मिला है प्रतीक्षा नमित जी की तरफ से मुझे। तो यहाँ पर बताया गया बी ऑप्शन सामान्य बुद्धि एकदम सही जवाब है। बहुत बढ़िया, बी आंसर सामान्य बुद्धि, औसत बुद्धि का ही बच्चा माना जाता है। तो यहाँ पर आपका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। संजय जी एकदम सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट। स्टर्नले हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की प्रकृति,
अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, मूल्यों का विकास या किशोरों का मनोविज्ञान। तो जल्दी से गाइस कीजिएगा इस प्रश्न का जवाब क्या हो सकता है सही आंसर। स्टैनले हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए किसका आंसर आता है सबसे पहले मुझे, तो यहाँ पर आंसर आने लगे हैं और आंसर में दिया गया है बहुत बढ़िया जवाब। जवाब में क्या मिला है मुझे कि किशोरों का मनोविज्ञान। बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो हॉल है उन्होंने किशोरों के मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया। अब इसमें क्या है, किशोर अवस्था की शारीरिक मानसिक परिपक्वता के साथ साथ क्या है, उन्होंने बच्चा किस किस में रुचियां रखता है, बच्चे में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, तो यहाँ कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं, ये सब इन सब का वर्णन इसमें किया गया है। तो आपका डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए तो डी आंसर किशोरों का मनोविज्ञान एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखिएगा। गुड मॉर्निंग अमरनाथ। और नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखिएगा, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्नलिखित में से किसने महत्व दिया है। तो जल्दी से दीजिएगा जवाब, कमीनियम, हॉल, हलिंगवर्थ या फ्रायड। तो क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, जल्दी से आकांक्षा आंसर दीजिएगा। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्नलिखित में से किसने महत्व दिया है, ये आपसे पूछा गया है। और इसकी अवस्थाएं कितनी हैं ये भी आपको बतानी है। ठीक है, दो प्रश्न आपको मैंने पूछे हैं। पहला प्रश्न आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, दूसरा मैंने पूछा है कि इसकी अवस्थाएं कितनी हैं। तो आप प्लीज जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। तो अमरनाथ ने आंसर दिया है कि सिगमंड फ्रायड। बाकी आप सभी भी जवाब दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आपको आए, क्वेश्चन समझ में ना आए, ऑप्शन क्लियर ना हो तो तुरंत आप पूछें। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन मुझे मिला है सिगमंड फ्रायड, जो कि सही जवाब है। ठीक है, अब आपको बता दिया जाए कि इसकी जो अवस्थाएं है ना, 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। ओके, कौन कौन सी हैं ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर भाई पहली कौन सी है, मुखावस्था, है ना, आपको पता होगा तो बताइएगा मुझे कौन सी है भाई, मुखा अवस्था। ये कब से कब तक है, 0 से 2 वर्ष तक की। भाई एक्सप्लेन कर सकते हैं या नहीं, कभी आप कहो कि मैम बस आप सीधे पढ़ाइए। दूसरी है गुदावस्था, ठीक है, कितनी है, 2 से 3 वर्ष। तीसरी है सुषुप्त अवस्था। चौथी है जननांगी अवस्था। तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि अवस्थाएं पूछी जाती हैं। बस यही मैं कहना चाहती हूँ आपसे। ठीक है, चलिए, हाँ 3 नहीं है, 3 अवस्थाएं नहीं है, इसकी 5 अवस्थाएं हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने आता हुआ क्या है, जल्दी से बताइएगा कि मनोविज्ञान की प्रथम, ये क्वेश्चन क्या होता है इसमें, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया। तो वुंट, सिगमंड फ्रायड, पावलोव या वॉटसन। तो जल्दी से कमेंट में मिलना चाहिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी के सामने बहुत अच्छे से आप सभी आंसर दे रहे हैं। तो इस प्रश्न का क्या जवाब होगा, बहुत इजी है यह प्रश्न, तो आंसर दीजिएगा। क्या हो सकता है इसका जवाब, डब्ल्यू वुंट यानी कि विलियम वुंट, सिगमंड फ्रायड, पावलोव या वॉटसन। तो देखिए क्या क्या आंसर आप सभी के मिले हैं, आंसर प्लीज। तो 20 का फर्स्ट ऑप्शन मुझे मिला है सभी की तरफ से, और सबसे पहले जो जवाब मिला है मुझे प्रतीक्षा ने दिया है। ठीक है, तो एकदम सही आंसर, शाबाश, विलियम वुड। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि किस सन में, तो आप याद रखिएगा 1879 में। ठीक है, कहाँ पर, तो आप सभी को याद रखना है जर्मनी में, है ना। और कौन से विश्वविद्यालय में, तो आप सभी जानते हैं लिपजिंग विश्वविद्यालय में विलियम वुंट ने किया था। तो आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आपका सही जवाब ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, गस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशाला किसने रखी थी। तो फ्रांज ब्रेंटानो, मैक्स वर्दीमर, एडलर, रुविन या कर्ट लेविन। तो जल्दी से आंसर दें, क्या हो सकता है इस प्रश्न का आंसर, गस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशाला किसने रखी थी। तो क्या है आप सभी का जवाब, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा आंसर प्लीज। तो यहाँ पर आपके आंसर का किया जा रहा है वेट, और यहाँ पर मिला है मुझे बी ऑप्शन, बी आंसर, डी आंसर।
तो देखिए, एक आपका जो डाउट है, आप कुछ जो मेरे लर्नर हैं उनके अंदर डाउट रहता है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की बात आती है तो आप सभी के माइंड में एक नाम आता है जिसका नाम है कॉहलर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक बात समझिएगा, यदि हम बात करें गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की नींव किसने रखी थी, तो मैक्स वर्दीमर ने रखी थी। ठीक है, बी आंसर इस प्रश्न का सही जवाब है। कर्ट लेविन की बात करें तो ये इसके सहायक थे, यानी कि सहायक मित्रों की तरह कार्य किया था इन लोगों ने। और लेकिन यहाँ पर बात करें किसकी, कि आधारशिला इसकी नींव किसने रखी थी, तो वर्दीमर का नाम आता है और आपका बी ऑप्शन सही जवाब होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कोफ्का, कॉहलर, लेविन, कर्ट लेविन, और यदि हम जनक की बात करें तो वर्दीमर। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, संगणन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। मुझे लगता है ये यूपी टेट के एग्जाम में भी आया था ये वाला प्रश्न, तो आप सभी को पता होना चाहिए, प्राइमरी में आया था शायद। संगणन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, अधिगम, अभिप्रेरण, स्मृति या सृजनात्मकता। तो क्या होगा इस प्रश्न का जवाब, देखें, आंसर दीजिएगा सभी, आंसर प्लीज। तो सी आंसर मुझे मिला है सबसे पहले संजय जी की तरफ से। प्रदीप त्यागी जी ने भी कहा है कि इसका आंसर सी होगा। इसे तो आप भूले से भी नहीं भूलेंगे क्योंकि अभी 2-4 दिन पहले आपकी आंसर की में आपको पता चल गया होगा, वो सॉरी एग्जाम में पता चल गया था। तो डी आंसर भी मिला है मुझे। देखिए सृजनात्मक। चलिए, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि संगणन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये एक मानसिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है संगणन का सिद्धांत, ये एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति धारण की गई, जो भी धारण की गई सोच, या फिर आप कह सकते हैं कि व्यक्ति जो भी धारण करता है उसी विषय वस्तु को दोबारा दोहराने की कोशिश करता है। तो वो जो दोहराता है किसके आधार पर दोहराता है, सृजनात्मकता के आधार पर नहीं, स्मृति के आधार पर, है ना। तो यहाँ पर आपका सी आंसर क्या होगा, सही जवाब होगा। हाँ, मैंने बता दिया। प्रतीक्षा जी क्या पूछ रहे हैं आप, कुछ पूछा है क्या आपने प्रतीक्षा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा क्या, क्वेश्चन नंबर 22 का जो जवाब है ना, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, संगीता, अमरनाथ, डी नहीं होगा, सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। स्मृति से संबंध होता है इसका। अरे व्यक्ति कुछ भी याद करता है, उसे अपनी चेतना में रखता है और फिर दोबारा दोहराने की कोशिश करता है, तो सृजनात्मकता में आएगा या फिर स्मृति में आएगा, क्योंकि संगणन सिद्धांत का संबंध मानसिक प्रक्रिया से होता है। समझ में आया? तो सी आंसर इसका करेक्ट है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। संगीता डी नहीं होगा, अमरनाथ डी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। क्षेत्र सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वर्ग का योगदान है। क्षेत्र सिद्धांत तो व्यवहारविद, संरचनाविद, मनोविश्लेषकविद या फिर गेस्टाल्टवादी। तो क्या है इस प्रश्न का जवाब, जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए एक्सप्लेन करना है प्रतीक्षा, तो अभी बताती हूँ, पहले आप 23 का जवाब दीजिए, फिर मैं दोबारा से आपको समझा देती हूँ, चिंता बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, तो जल्दी से पहले इस प्रश्न का जवाब दें क्योंकि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ, संजय जी ने भी बता दिया मैंने, हालांकि अभी आपको बताया था, पहले आप इस पे फोकस करें, अन्यथा आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, चिंता ना करें, मुझे अभी बिल्कुल तुरंत पूछा है प्रतीक्षा ने, तो मैं बताऊंगी जरूर। तो यहाँ पर ए आंसर मुझे मिला है व्यवहारविद, और बाकी और सभी देखिए यहाँ पर डी आंसर भी मिला है और ए आंसर भी मिला है। एक बात मुझे बताइएगा, ये मत बोलिएगा कि मैडम कहाँ से क्या क्या पूछ रही हैं, क्योंकि अब आपको समझाने की जरूरत नहीं, आप सीख चुके हैं, काफी कुछ सीख चुके हैं, 2 एग्जाम आपने दिए हैं। ठीक है, क्षेत्र सिद्धांत दिया किसने, यदि आपको पता है कि क्षेत्र सिद्धांत के जनक ये हैं, और आपको फिर ये भी पता होना चाहिए कि वो कौन से वाद से संबंध रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका क्षेत्र सिद्धांत कर्ट लेविन ने दिया है। ठीक है, और कर्ट लेविन कौन से इसमें आते हैं, किससे संबंध है, गेस्टाल्टवाद,
यानी कि उनका संबंध गेस्टाल्टवाद से है। तो डी आंसर इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा। फरजाना सी नहीं होगा, गेस्टाल्टवाद यानी कि डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। कर्ट लेविन की अभी बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले, तो वो आपका डी ऑप्शन में ही आएगा। ओके, चलिए अब हम दोबारा से एक बार चर्चा कर लेते हैं संगणन सिद्धांत की। जैसा कि अभी मुझसे पूछा गया है तो याद रखिएगा प्रतीक्षा, संगणन का जो सिद्धांत है ना उसका संबंध जो होता है हमारी स्मृति से होता है। क्यों? क्योंकि ये एक मानसिक प्रक्रिया है। आप किसी भी, देखिए आपने यूपी टेट की तैयारी की उसमें भी आपने सीखा, ठीक है, सी टेट की तैयारी की थी उसमें भी आपने सीखा। अब वही दोबारा से रिवीजन आपका हो रहा है सुपर टेट के लिए या फिर आप कह सकते हैं एमपी टेट के लिए। तो ये सारा सीखा जो आप सीखते हैं या उसे दोबारा से अपने पुनः स्मरण में लाते हैं तो उस रचनात्मकता के आधार पे लाएंगे अपनी स्मृति के आधार पे। तो इसका संबंध स्मृति से हुआ ना, तो इसीलिए आपका सी ऑप्शन ठीक है। संगणन सिद्धांत किससे संबंधित है? स्मृति से, ठीक है। सीखी हुई ज्ञान को दोबारा से स्मरण करना संगणन सिद्धांत कहलाता है। ओके, आगे चले नेक्स्ट। तो देखिएगा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने क्या है जल्दी से बताइएगा। तो भाटिया बैटरी परीक्षण का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो मुझे लगता है ये भी क्वेश्चन शायद आया था कि व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि या अभिक्षमता, टीएटी पूछा था शायद। तो यहाँ पर पूछा गया है भाटिया बैटरी परीक्षण का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो बस जल्दी से कमेंट में मिलना चाहिए आंसर। क्लियर हो गया? प्रतीक्षा क्लियर हुआ? ओके, चलिए तो यहाँ पर 24 क्वेश्चन आप सभी के सामने, जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए इस प्रश्न का आंसर। तो देखिए यहाँ पर क्या आंसर आप सभी का मिलता है, देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 24 जल्दी से आंसर दे। भाटिया बैटरी परीक्षण का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ए आंसर मुझे मिला है, सी आंसर। देखिए अभी आपने एग्जाम दिए है, इतनी जल्दी मत भटकिए, है ना, क्योंकि आपने रट्टा नहीं लगाया है। आपने रटना नहीं, आपने सीखा है, ठीक है। तो सीखे हुए को इतनी जल्दी मत भूलिए आप, बस उसका पुनः स्मरण यहाँ पर किया जा रहा है। तो देखिए भाटिया बैटरी परीक्षण का प्रयोग बुद्धि मापन के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और बात करें किसने किया था, तो चंद्र मोहन भाटिया। किसने किया था? चंद्र मोहन भाटिया ने किया था। किस सन में किया था ये भी आपसे पूछा जाता है, तो 1953 में किया था, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? इन्होंने 5 बौद्धिक उप परीक्षण बताए थे भाटिया बैटरी परीक्षण में, ठीक है। तो आपका सही जवाब सी ऑप्शन होगा। ओके, चलिए बिल्कुल लॉक कर दिया है नमित जी। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या है। क्वेश्चन नंबर 25, अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में बालकों की त्रुटियों का पता लगाने के लिए शिक्षक को अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की जानकारी आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए पुरस्कार एवं दंड, अभिप्रेरणा, उचित वातावरण या फिर ये सभी। तो बस जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए इस प्रश्न का जवाब। अधिगम प्रक्रिया की बात की जा रही है ना, तो क्वेश्चन को पढ़ लें और फिर दें जवाब। तो आप सभी जानते हैं क्या, अभी हमने पुरस्कार और दंड के बारे में तो बात की थी, है ना। तो इसके अलावा क्या पूछा गया है, अभिप्रेरित होना, उचित वातावरण का होना, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। तो यहाँ कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, और हो तो भी पूछ लीजिएगा, डी आंसर बिल्कुल सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26, अधिगम की प्रक्रिया विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? तो देखिए शारीरिक वृद्धि एवं विकास, सेकंड अभिप्रेरणा, थर्ड वातावरण, फोर्थ रुचि। तो बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का जवाब। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आप सभी के सामने, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो देखें बाह्य कारक की बात की गई है, तो देखें क्या आंसर आप सभी का मिलता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ठीक है।
तो बताइएगा जल्दी से भाई। अभी तक आंसर नहीं मिला है आप सभी का। इतना सरल प्रश्न। अधिगम की प्रक्रिया विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है, ये आप सभी जानते हैं कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आंसर मिला है मुझे सबसे पहले प्रतीक्षा का कि वातावरण, और सी आंसर डी ऑप्शन में मिला है रुचि। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब बाह्य कारक की बात की जा रही है। तो बाह्य कारक में क्या होगा, शारीरिक और बुद्धि, ये हमारी क्या है स्वयं भाई के आधार पे होता है। इसमें हमारा वंशानुक्रम और वातावरण दोनों मिले होते हैं। अभिप्रेरणा और रुचि ये नहीं होगा। बाह्य कारक में आता है हमारा वातावरण। तो सी आंसर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। मोहिनी, आकांक्षा, सभी, संजय जी जिन्होंने भी दिया है सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। बाह्य कारक की बात की गई है, रुचि स्वयं से भी प्रेरित होकर होती है। तो देखिए आगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए और बताइए, अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति, अभिक्षमता। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का क्या होना चाहिए सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 27 आप सभी के सामने, जल्दी से कमेंट करें और बताएं। सी होगा अमरनाथ, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 27 का जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो देखिए ए आंसर मुझे मिला है प्रतीक्षा का, और बहुत जल्दी आंसर देती हैं ये। तो देखिए व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम है, तो उसे क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन था। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे सीखना कहते हैं या फिर कह सकते हैं आप उसे अधिगम कहते हैं। ठीक है, तो ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया, शाबाश, एकदम सही आंसर। 27 का अभिवृत्ति क्यों होगा भाई? यदि आप अपने व्यवहार के आधार पर एक सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जिसमें क्या है वो आपका हमेशा के लिए बना रहता है, एक प्रबलित अभ्यास जिसमें आप अपने चिंतन के द्वारा, अपने तर्क के द्वारा उस कार्य को करते हैं, तो उसका परिणाम क्या कहलाएगा, उसमें आप सीखते तो हो ना, तो आपका अधिगम ही तो कहलाएगा। तो ए आंसर इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान, तो देखिए एक सेकंड, क्वेश्चन पता नहीं इसमें दिक्कत है थोड़ी सी। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो देखिए प्रतिदर्श, समूह, गिल्फर्ड या फ्लूइड का क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत। तो जल्दी से बताइएगा संज्ञान का संबंध किससे है, ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर दीजिएगा क्या होना चाहिए इस प्रश्न का जवाब। भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 28 आप सभी के सामने, जल्दी से दीजिएगा जवाब। देखिए किन किन का आंसर मुझे मिलता है। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? प्रतिदर्श सिद्धांत, समूहकारक सिद्धांत, गिल्फर्ड का सिद्धांत, फ्लूइड का सिद्धांत। चलिए देख लेते हैं आप सभी के आंसर। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होना चाहिए भाई? संज्ञान का संबंध किससे है? तो संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो जिन्होंने भी बताया है मुझे सी आंसर एकदम सही आंसर है। प्रतीक्षा बी नहीं होगा, संजय जी बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ये गिल्फर्ड के सिद्धांत से संबंध रखता है, यानी कि आपका सी आंसर बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इस सिद्धांत में पाया गया है कि परीक्षण जो होता है ना वो प्रारंभिक क्षमताओं के द्वारा और हमारी बाहरी क्षमताओं से प्रभावित होकर होता है, यानी कि अपने संज्ञान के आधार पर, अपनी बुद्धि के आधार पर, बाहरी वातावरण के आधार से प्रभावित होकर होता है। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन गिल्फर्ड के द्वारा, यानी कि गिल्फर्ड के सिद्धांत से का हिस्सा माना गया है। दूसरा नाम आता है किसका? थॉमसन का नाम भी आता है। ठीक है, यदि संज्ञान में आपको गिल्फर्ड का नाम ना मिले तो थॉमसन नाम हो तो अब वो भी सही रहेगा। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन सी ऑप्शन है। जिन्होंने भी दिया है सी आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए आगे चलें, बता दीजिएगा एक बार। तो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर
आप सभी के सामने 30, एक क्वेश्चन इसमें मिस है। तो देखिए, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। तो आंसर दीजिएगा, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आया था ना आपके यूपी टेट में। तो बताइएगा इस प्रश्न का जवाब। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। क्या है इस प्रश्न का आंसर? जेम्स लैंग का सिद्धांत, हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत या फिर अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो जल्दी से बताइएगा राइट आंसर क्या होना चाहिए। सी आंसर मुझे मिला है। थर्ड, हाँ इसमें क्वेश्चन नहीं है 30। तो देखिए 30 का सी आंसर मुझे मिला है, बी आंसर भी मुझे मिला है। अब सही जवाब क्या होगा ये आप सभी को बता दिया जाए। चलिए, तो डी ऑप्शन मुझे मिले हैं। चलिए देख लें इस क्वेश्चन का आंसर। तो एक बात दोबारा से रिपीट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा नहीं आया था, मुझे लगा कि आया है, कोई बात नहीं संजय। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि जो संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होते हैं। जो भी हमारे संवेगात्मक अनुभव है वो हमारे व्यवहार पर आधारित होंगे। तो यहाँ पे 4 आपको सिद्धांत दिए गए हैं। तो इस सिद्धांत में आपका जो सही जवाब है इसमें क्या है कि इस सिद्धांत से तर्क आता है कि जो ज्यादातर हमारे भावात्मक अनुभव होते हैं ना, जो भी हमारे भाव होते हैं वो हमारे शारीरिक बदलावों के द्वारा होते हैं, समझिएगा। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादक यानी कि सिद्धांत का संबंध जेम्स लैंग के सिद्धांत से है। तो राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन, शाबाश संजय जी। और इनके अलावा जिन्होंने भी अमरनाथ बहुत अच्छे से जवाब दिया है। सी ऑप्शन नहीं होगा, सक्रियता का सिद्धांत नहीं, जेम्स लैंग का सिद्धांत, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। ठीक है, अब समझ लीजिए, जेम्स लैंग सिद्धांत यह विचार देता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। ठीक है, जो भी व्यक्ति के भावों में परिवर्तन होता है वो शारीरिक बदलावों के आधार पर होता है और इसी के आधार पर यह सिद्धांत की नींव रखी गई। तो राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब क्या है आपका? ए ऑप्शन। आप किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइएगा। और प्लीज क्लास में डेली 11 बजे क्लास आपकी स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी थोड़ा बहुत इशू हो जाता है तो लेकिन क्लास डेली होगी, तो आप सभी डेली आए। और 3 बजे क्लास होगी आपकी लेट्स क्रैक टीईटी पर, तो आप वहां पर भी आना ना भूलें। 3 बजे मैं आपको हिंदी की प्रैक्टिस करा रही हूँ। और यदि हम बात करें तो आपको स्टार्टिंग से कराऊंगी मैं 1 फेब से, दोनों हिंदी की क्लास और सीडीपी की क्लास। ठीक है, तो रेगुलर प्लीज क्लास लें। कोई भी समस्या हो, कुछ समझ में नहीं आए तो तुरंत कमेंट करके आप मुझे पूछें। ठीक है, शांत बिल्कुल भी नहीं रहना है। और आपका अंतिम पड़ाव सुपर टेट है, तो आप इसको आसानी से बिल्कुल जैसे कि आपने सी टेट पास किया है, यूपी टेट पास किया, इसको भी आप आसानी से कर लेंगे। कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, बस लगातार पढ़ना है, गैप बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। और एक बात और, अनअकैडमी की तरफ से आपके लिए एक ऐड आ गया है। देखिए क्या ऐड है कि क्रैक सुपर टेट का बैच भी अनअकैडमी पर स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, एक कंप्लीट बैच कोर्स इसमें आपको मिलने वाला है जिसमें ललित सर आपको मैथ कराते हैं। और ये जो बैच है ना वो भी स्टार्ट हो रहा है कब से? 1 फेब से। तो आप चाहते हैं अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना तो आप वहां पर भी पढ़ सकते हैं। आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है गाइस, तो अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ें। और देखिए कोई भी दिक्कत आए तो मैं आपके साथ हूँ। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।